हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 33 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 32 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड के आधार स्तंभ किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड के आधार स्तंभ, ये रचना है BL घनौसी की। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरखा शासनकाल में छकाता गढ़ी किसे कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गोरखा शासनकाल में छकाता गढ़ी किसे कहा जाता था। जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, नैनीताल का पुराना नाम की बात करें, नैनीताल के पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम था षष्ठी खात या छकाता परगना। षष्ठी खात या छकाता परगना जो है ये नैनीताल का पुराना नाम था। इसका मतलब क्या था, षष्ठी खात या छकाता परगना नाम रखने का मतलब क्या था कि नैनीताल में उस समय 60 से अधिक झीलें थी, इसलिए नैनीताल को षष्ठी खात या छकाता परगना कहा जाता था। और देखिए यहाँ पर छकाता गढ़ी है, क्वेश्चन में क्या है, छकाता गढ़ी। तो छकाता गढ़ी जो है ये किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था भीमताल को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिएगा, भीमताल जो है ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1674 मीटर इसकी लंबाई है तथा चौड़ाई 447 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन शाह के राज्यकाल में प्रशासनिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया था। देखिए, सुदर्शन शाह के राज्यकाल में प्रशासनिक क्षेत्र जो थे इनको 4 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, ये 4 भाग कौन कौन से हैं ये नोट डाउन कर लीजिए। पहला भाग था ठान, दूसरा था परगना, तीसरा था पट्टी और चौथा था ग्राम। तो सुदर्शन शाह के राज्यकाल में प्रशासनिक क्षेत्रों को इन भागों में, इन 4 भागों में बांटा गया था, ठान, परगना, पट्टी और ग्राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, सुदर्शन शाह के कार्यकाल की बात करें तो 1815 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी से लेकर 1859 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, कार्यकाल रहा। और अंग्रेजों ने, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर अपने अधीन कर लिया था। और इसके बाद सुदर्शन शाह ने 1815 ईस्वी में टिहरी में 1815 ईस्वी को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई। देखिए, 1823 ईस्वी में टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ जो कि सुदर्शन शाह के राज्यकाल में हुआ था, सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर हाट नामक ऐतिहासिक स्थल राज्य के किस स्थान को कहा जाता है। देखिए, कश्मीर हाट नामक ऐतिहासिक स्थल ये कहा जाता है
गोपेश्वर को ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए गोपेश्वर जो है ये चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद पर स्थित है और चमोली का मुख्यालय भी गोपेश्वर में ही स्थित है। प्राचीन नाम की बात करें गोपेश्वर की तो इसका प्राचीन नाम था गोपाला, गोथला और गोस्थल। गोपाला, गोथला, गोस्थल इसका प्राचीन नाम था गोपेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ वर्ष 1922 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए अल्मोड़ा से, कहाँ से इसका प्रकाशन शुरू हुआ तो नोट कर लीजिए, अल्मोड़ा से 1922 ईस्वी में जिला समाचार नाम से समाचार पत्र निकाला जो 1925 ईस्वी में कुमाऊं कुमुद नाम से निकलने लगा। और इस पत्र का संपादन किसने किया? इस पत्र का संपादन पूर्णचंद्र ने किया। पूर्णचंद्र ने इस पत्र का संपादन किया। देखिए कुमाऊं कुमुद को 1928 ईस्वी, कुमाऊं कुमुद के 1928 अंक में एक शीर्षक जिसका नाम था क्या? स्वतंत्रता की चाह के नाम से तथा 1943 के अंक में फासिज्म का दिवाला नाम से लेख लिखा गया था। 1928 वाले अंक में एक शीर्षक था स्वतंत्रता की चाह और ये नाम था उसका स्वतंत्रता की चाह, तथा 1943 के अंक में क्या था? फासिज्म का दिवाला नाम से लेख लिखा गया था। तो ये आप लेख ध्यान रखिएगा, किस अंक में कौन सा लेख लिखा गया था, ये आयोग द्वारा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामगंगा बांध का दूसरा नाम है। देखिए रामगंगा बांध जो है इसका दूसरा नाम क्या है? कालागढ़ बांध। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए कालागढ़ बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर स्थित है। कहाँ पर, किस जनपद में स्थित है? पौड़ी जनपद में, पौड़ी जिले में ये स्थित है। और इस बांध की ऊंचाई की बात करें, कालागढ़ बांध की ऊंचाई की हम बात करें तो 126 मीटर कालागढ़ बांध की ऊंचाई है। देखिए टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर बना है और टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। और लखवाड़ बांध जो है ये यमुना नदी पर, किस नदी पर? यमुना नदी पर देहरादून जिले में है। और देखिए लखवाड़ बांध को 2008 को लखवाड़ बांध को केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं, आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब आचार संहिता जैसे ही हट जाएगी तो आपके एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अभी से तैयारी पे लगे रहिए। और आपको आज की ये वीडियो कैसी लग रही है? आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आप लोग सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो देखिए अगला है आपका कोठार बांध। तो कोठार बांध ये किस नदी पर है? कोठार बांध है अल्मोड़ा जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में कोसी नदी पर स्थित है आपका कोठार बांध। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिए, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इन पॉइंट्स से। अगला देखिए महाभारत में त्रिपयका किस नदी को कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए महाभारत में त्रिपयका कहा जाता है किस नदी को? अलकनंदा नदी को। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए अलकनंदा नदी जो है ये राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है जो कि चमोली जनपद में, चमोली जनपद के संतोपत शिखर के अलकापुरी बाग हिमनद से निकलती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, चंपावत में जो संतोपत शिखर है उसके अलकापुरी बाग हिमनद से ये निकली है। और देखिए अलकनंदा का दूसरा नाम है विष्णु गंगा।
विष्णु गंगा अलकनंदा का दूसरा नाम है। अलकनंदा नदी की संतोपत ताल से देवप्रयाग तक की लंबाई की बात करें तो इसकी संतोपत ताल से देवप्रयाग तक की लंबाई है 195 किलोमीटर और देवप्रयाग में अलकनंदा में भागीरथी का संगम हो जाता है। अलकनंदा जो नदी है, ध्यान दीजिए, जो अलकनंदा नदी है इसकी 5 सहायक नदियां हैं। अलकनंदा की 5 सहायक नदियां हैं जो गढ़वाल क्षेत्र में 5 अलग स्थानों पर अलकनंदा से मिलकर पंचप्रयाग बनाती हैं। अब देखिए ये पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है आपका विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग में किन नदियों का संगम, अलकनंदा में किस नदी का संगम होता है? अलकनंदा में संगम होता है पश्चिमी धौली गंगा का, पश्चिमी धौली गंगा का। यहाँ से आपको इजीली याद भी हो जाएगा। देखिए विष्णुप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा के साथ पश्चिमी धौली गंगा का। उसके बाद दूसरा पंचप्रयाग है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, इसमें अलकनंदा के साथ अलकनंदा का संगम होता है नंदाकिनी नदी में, नंदाकिनी नदी में इसका संगम होता है। तीसरा पंचप्रयाग में आता है प्रयाग आपका कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, इसमें अलकनंदा, कर्णप्रयाग में अलकनंदा का संगम होता है किसके साथ? पिंडर नदी के साथ। अलकनंदा और पिंडर नदी का यहाँ पे संगम होता है कर्णप्रयाग में। और चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का मंदाकिनी नदी से संगम होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। और पांचवा प्रयाग है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो ये जो 5 इसकी सहायक नदियां हैं अलकनंदा की, और ये गढ़वाल क्षेत्र में 5 अलग अलग स्थानों पर अलकनंदा से मिलकर पंचप्रयाग बनाती है। तो ये 5 प्रयाग आपको मैंने बता दिए जहाँ पर अलकनंदा के साथ किन किन नदियों का संगम होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना कब हुई? देखिए हिमगिरी नव विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना हुई वर्ष 2004 में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है और यह देहरादून के कहाँ पर स्थित है? देहरादून के सेला कुई, नोट डाउन कर लीजिएगा, देहरादून के सेला कुई में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है रात 8 बजे, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट तो करते हैं लेकिन और भी जितने लोग हमारी इस वीडियो को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के गीतों को स्वयंवर प्रथा माना जाता है? तो ये गीत होते हैं दूड़ा गीत जिनको स्वयंवर प्रथा माना जाता है। देखिए ठुलखेत गीत की बात करें तो ठुलखेत गीत जो होता है ये कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ठुलखेत गीत कुमाऊं में पुरुषों के द्वारा किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। और देखिए झोड़ा गीत की बात करें तो झोड़ा गीत कुमाऊं में गाए जाने वाला समूह नृत्य गीत है। और छोपती गीत संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है जो कि जौनपुर में, कहाँ पर गाया जाता है? ये जौनपुर में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
श्रीनगर का प्राचीन नाम क्या था? देखिए श्रीनगर का प्राचीन नाम था भल्ला गांव। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए श्री क्षेत्र, नोट डाउन कर लीजिए, इसके अलावा श्री क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र और सुबाहुपुर, ये सारे नाम जो थे ये श्रीनगर के पुराने नाम थे। ये नोट डाउन कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। श्रीनगर का जो पुराना नाम था ये श्री क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र, सुबाहु क्षेत्र भी था। और देखिए श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। श्रीनगर बसाने का जो मास्टर प्लान बनाया था ये कमिश्नर ई पॉ ने बनाया था। कमिश्नर ई पॉ ने इसका मास्टर प्लान बनाया था। और देखिए 1517 ईस्वी में अजय पाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बनाई थी और जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर घनानंद पांडे को पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घनानंद पांडे इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए घनानंद पांडे इनका संबंध कहाँ से है? कि जनपद से है, अल्मोड़ा जनपद से इनका संबंध है। और देखिए और ये राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला और जो इन्हें किस क्षेत्र में मिला? विज्ञान के क्षेत्र में मिला। 1969 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार से, जो कि इनको विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राज्य का ये विश्वविद्यालय है HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय, यानी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जिसको वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। देखिए HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय यानी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1973 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से हुई। देखिए 1989 ईस्वी को गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया? तो इसका जो सन है नोट डाउन कर लीजिएगा। 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया। और देखिए 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको दर्जा दिया गया। अब इसे हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना ये स्थित है अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना ये किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। और अलकनंदा नदी पर चमोली जनपद में 650 मेगावाट की ये परियोजना है। कितने मेगावाट की है ये भी ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षमता भी पता होना चाहिए। 650 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है इस परियोजना की। और इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण अविभाजित उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जो है ये एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से करा रही थी, जिस देखिए बीच में लगभग 12 वर्षों तक धन के अभाव के कारण इसका निर्माण कार्य रुका रहा। और राज्य विभाजन, जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो राज्य विभाजन के बाद निर्माण कार्य इसका पुनः शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, नूणाई मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? देखिए नूणाई मेला ये कहाँ पर लगता है? देहरादून में लगता है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए यह मेला देहरादून के जौनसार या चक्राता तहसील भी आप कह सकते हैं, चक्राता तहसील क्षेत्र में श्रावण माह में लगता है। और इसे जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम पर मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो नूणाई त्यौहार है नूणाई मेला है, इसे जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम पर मनाया जाता है।
भेड़ बकरियों को चराने वाले रात्रि विश्राम जंगल में ही बनी गुफाओं में करते हुए पूरा साल जो है ये जंगलों में ही बिताते हैं। जैसे ही नोणाई मेले, इस मेले का समय होता है तो वे लोग गाँव की ओर आने लगते हैं। तो नोणाई मेला जो है ये जौनसार भाबर में काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला देखिए, जो भेड़ बकरियों के नाम पर मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जौनसार क्षेत्र में भेड़ बकरियों को चराने वालों के नाम पर कौन सा मेला लगता है, तो ये है नोणाई मेला। अगला देखिएगा, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, इसका गठन किया गया वर्ष 2000 में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किसके लिए कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किया गया, किस कार्य के लिए? देखिए, किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु, किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु इस बोर्ड का गठन दिसंबर सन 2000 में, दिसंबर 2000 को इस बोर्ड का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का प्रथम समाचार निकला था। देखिए, राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? राज्य का प्रथम समाचार पत्र है द हिल्स। द हिल्स जो किस भाषा में निकला था? ये निकला था अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड में प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र द हिल्स था, जो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये मसूरी से प्रकाशित होता था और इस पत्र की भाषा क्या थी? अंग्रेजी भाषा थी। इस पत्र का संपादन जो है ये किसके द्वारा किया गया? जॉन मैकिनन। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पत्र का संपादन जॉन मैकिनन ने किया था। मैकिनन ने उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है ये मसूरी में खोली थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैकिनन ने उत्तराखंड की पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है ये मसूरी में खोली थी। द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष बंद हो गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। द हिल्स समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन 1850 ईस्वी में बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में छोटे बालकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? देखिए, गढ़वाल में छोटे बालक जो होते हैं इनके द्वारा किया जाता है घुघुती नृत्य। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइस, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, नरेंद्र हिंदू लॉ प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन है? देखिए, नरेंद्र हिंदू लॉ प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार हैं हरिकृष्ण रतूड़ी। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हरिकृष्ण रतूड़ी। देखिए, 1908 ईस्वी में हरिकृष्ण रतूड़ी जो है 1908 ईस्वी तक महाराजा कीर्ति शाह के वजीर रहे और बाद में नरेंद्र शाह के सलाहकार ये बने थे हरिकृष्ण रतूड़ी। और देखिए, हरिकृष्ण रतूड़ी ने वर्ष 1910 ईस्वी में गढ़वाल का इतिहास लिखा। कब? 1910 ईस्वी में, जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? हरिकृष्ण रतूड़ी ने। किस वर्ष लिखा? वर्ष 1910 में लिखा, जो कि वर्ष 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, सिद्धताल किस जनपद में स्थित है? सिद्धताल ये है आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए, लिंगाताल ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। बेनीताल और आपका विरही ताल, ये सारे ताल जो है ये कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में ही स्थित है ना। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, जाट जनजाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण का कार्य करने वाला व्यक्ति
क्या कहलाता है? देखिए जाड़ जनजाति, कई बार बता चुकी हूँ मैं जाड़ जनजाति के बारे में आपको, तो ये नया क्वेश्चन निकल के आया है। जाड़ जनजाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण का कार्य जो करता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? लामा कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइज, आप अपने जो क्वेश्चन आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहिए, और अपना स्कोर आप डेली ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको कितना आ रहा है इससे आपको पता चल जाएगा। तो जाड़ जनजाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? लामा कहलाता था। जाड़ लोग जो ब्राह्मण पूजा जाड़ लोग जो ब्राह्मण पूजा पाठ का कार्य करते थे उसे लामा कहते थे। और देखिए लौसर व सूरगैन, लौसर व सूरगैन नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जाड़ लोगों का प्रमुख त्यौहार होता है, लौसर और सूरगैन। लौसर जो त्यौहार होता था, ये लौसर त्यौहार ये लोग बसंत पंचमी को मनाते हैं। और जाड़ जनजाति का समाज जो है ये कितने वर्गों में विभक्त है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जाड़ जनजाति का जो समाज है ये 3 वर्गों में विभक्त है। और जाड़ जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं रोम्बा भाषा, जो कि तिब्बत भाषा से मिलती जुलती है। रोम्बा भाषा तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। तो सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।